प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कार्यक्रम किसान की बात में आप सभी का स्वागत है और आज के इस अंक में मैं हूँ आपके साथ कोमल भारती और मैं हूँ अश्विनी कुमार रायपुरिया और किसान की बात के कार्यक्रम में आपका स्वागत है और नमस्कार है जी। और अश्विनी देखिए ना, पूरे विश्व में जो है जनसंख्या जो बढ़ती चली जा रही है, ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है और इसके साथ साथ ही जनसंख्या जब बढ़ रही है तो उसके भोजन की आपूर्ति जो है वो भी एक बहुत बड़ा संकट है और उसके उत्पादन की होड़ में बहुत सारे किसान जो हैं, हम ये देखते हैं कि कुछ सालों से वो रसायनों का इस्तेमाल करके फसल का उत्पादन करना उन्होंने शुरू कर दिया, जिससे कि ज्यादा उन्हें लाभ हो। निरंतर ये जो कीटनाशक जो दवाइयां लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारे किसान और युवा किसान जो है ये सोचते हैं कि अधिक कीटनाशक या रसायनों का उपयोग करके हम अधिक फसलों का उत्पादन ले सकते हैं। ये कहीं ना कहीं वो अपने आप को भ्रम में डाल रहे हैं या वो ये सोच रहे हैं कि अधिक से अधिक हमें खेती से लाभ मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जो जोत को वो खराब करते चले जा रहे हैं। अधिक रसायन का उपयोग करने से धरती की जो उर्वर शक्ति है, जो उसमें ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो हमारे नत्रजन पाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं लगातार खत्म होते चले जा रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक जो रासायनिक खादों का उपयोग करके किसान उसमें डालते चले जा रहे हैं। एक सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि किसान फसल बोने से पहले अगर छोटा सा अगर ये प्रयोग कर लें कि मिट्टी की जांच करा ली जाए तो कहीं ना कहीं उनके जो जेब पे जो बोझ पड़ने वाला है वो कहीं ना कहीं कम हो सकता है। बिल्कुल, और ना सिर्फ मिट्टी की जो स्वास्थ्य है वो खराब होता है, इसके साथ साथ जो भी उस फसल को उपभोग करता है, यानी हम जैसे जितने भी उपभोक्ता हैं और कहीं ना कहीं जितने भी लोग हैं शहरों में गांवों में जो भी ऐसी फसल का उपभोग कर रहा है, उन सभी के स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। प्राचीन काल में हम ये देखते हैं कि मानव बहुत स्वस्थ रहा करता था क्योंकि वो प्राकृतिक वातावरण में उसके अनुरूप खेती किया करता था, रसायनों का इस्तेमाल नहीं किया करता था। तो उससे क्या है, जल, भूमि, वायु और वातावरण सब कुछ बड़ा ही शुद्ध रहता था। लेकिन वही है कि शने शने रसायनों के उपयोग से खेत में जो रसायनों का उपयोग बढ़ता चला गया, जिसके फलस्वरूप जो हमारा स्वास्थ्य है, हमारी मिट्टी की सेहत है, हमारी वायु है और प्रदूषण है, वो सब बिगड़ता चला गया। कहीं ना कहीं सीधा सीधा कोमल ये है कि मनुष्य के स्वास्थ्य पे जो गिरावट आ रही है, जो हम लगातार जो भी सब्जियां और फल खा रहे हैं, जो हम जल्दी से जल्दी उनको पकाना चाहते हैं या बड़ा करना चाहते हैं, इस होड़ में लगातार हम जो रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, वहां पहले औसतन जो मनुष्य है वो बीमार कम हुआ करता था क्योंकि मेहनत कर रहा है खेत में लगातार। और अब हम देख रहे हैं कि रासायनों का प्रयोग करके, क्योंकि कई बार ये होता है कि तुड़ाई के समय भी हम रसायन डाल के फसलों को कीटनाशक से बचाने की कोशिश करते हैं और वहीं पर कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, वहीं वो बाजार में ले जाते हैं और वही पता नहीं धुली है या नहीं धुली है। ये भी एक विषय बड़ा गंभीर है यहाँ पर। और ये जो समय आ गया है ना, इन सब चीजों को जो ये बिगड़ती
चली जा रही हैं, हमारा स्वास्थ्य है, जल है, भूमि है, वातावरण है, ये सब कुछ जो बिगड़ता चला जा रहा है, अब इसको सुधारने का समय है। यानी कि हमें वापस ऐसी खेती की तरफ मुड़ना है जो ना सिर्फ हमारे खेतों के लिए, हमारी मिट्टी के लिए अच्छी हो, मनुष्यों के लिए भी अच्छी हो। तो पिछले कुछ समय से हमारी सरकार भी और हमारे किसान भी जैविक खेती का रुख कर रहे हैं, बिल्कुल, जिसमें रसायनों का उपयोग सीमित मात्रा में किया जाता है या ना के बराबर किया जाता है। तो ये जैविक खेती आखिर क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके फायदे क्या हैं और किसान इसे कैसे शुरू करके अपने लिए लाभकारी से सिद्ध कर सकता है, ऐसे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज हमने स्टूडियो में अपने विशेषज्ञ को आमंत्रित किया है। जी, आज जो हमारा विषय रहने वाला है, कोमल, सबसे पहले तो विषय बताइए, जैसे जो हमारे सुनने वाले श्रोता और जो हमारे किसान है इस टॉपिक का, विषय का फायदा उठाएं प्रोग्राम में। आज हमारा आज का विषय है जैविक खेती द्वारा अधिक लाभ आप किस तरीके से ले सकते हैं। इस विषय पर जितने भी आपके मन में सवाल हैं, आप सीधे हमारे स्टूडियो में मौजूद हमारे जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर समरथ लाल मीणा, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में, इनसे आप अपने सवालों का जवाब ले सकते हैं। और जो हमारे टेलीफोन नंबर आज रहने वाले हैं वो है 011, जो दिल्ली के बाहर के हमारे किसान और श्रोता हैं वो मिलाए 011, और पुराने नंबर है हमारे 23 42 10 81, और एक और हमारा नंबर रहता है 23 42 10 83। इन दोनों फोन नंबर्स लाइन हमारी खुल गई हैं, और इस विषय पे कोई भी जानकारी, कोई भी अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है, जैविक खेती से कोई लाभ लेना चाहते हैं, या और मैं तो यहाँ तक ये कहूँगा डॉक्टर साहब कि लोग ये सोचते हैं कि जैविक खेती अपनाने से हमारी जो फसल का उत्पादन है कहीं ना कहीं कम हो जाता है, या हमें कम उत्पादन मिलता है। तो ये एक भ्रम है लोगों को कि जैविक खेती अपनाकर हम लाभ कैसे कमाएंगे या उत्पादन अधिक से अधिक कैसे लेंगे। इस विचार में आप इस विषय में थोड़ा प्रकाश डालिए। आप डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। हाँ, बिल्कुल, धन्यवाद जी। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे पूर्वज खेती करते थे वो थोड़ी अलग थी, और आज के दिन हम जो खेती करते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और आने वाले जो भविष्य है वो जो खेती होगी वो भी अलग होगी। बिल्कुल। तो आवश्यकता के अनुसार हमने खेती की है जी। तो आपने देखा होगा जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय हमारे यहाँ पॉपुलेशन कम थी, बावजूद उसके जो प्रोडक्शन है वो भी कम था, उसके बावजूद भुखमरी बहुत ज्यादा थी यहाँ पे। तो उस समय हमारे देश में जो खाद्यान्न उत्पादन था वो लगभग 50 मिलियन टन था। लेकिन हमको ये महसूस हुआ कि भाई हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना है। तो उसके लिए हम लाए ग्रीन रिवोल्यूशन, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हरित क्रांति। तो हरित क्रांति आने के बाद क्या हुआ ना कि हमारी चावल, हमारा जो गेहूं है, इनका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हुआ, क्योंकि जो उनकी जो वैरायटीज़ हैं किस्में हैं वो बहुत ही छोटी और सही रेस्पॉन्सिव किस्में थी, जो कि इनपुट के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी। जितना डालोगे उतना पैदा करोगे। तो उससे हमको क्या है कि सेल्फ सफिशिएंसी मिली खाद्यान्न में जी। और आज हम खाद्यान्न बिल्कुल आत्मनिर्भर हैं, और हम लोग खाद्यान्न बाहर बेचते भी हैं। लेकिन साथ साथ क्या हुआ है कि हमने इसमें क्या है कि जो रसायनों का इस्तेमाल है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया है। तो जैसे मैं बताऊँगा आपको, उर्वरक है, हमारा जो फफूंदीनाशक है, कीटनाशी है, खरपतवारनाशी है, इन सब का हमने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो सोइल है, हमारा जो भूमि है, हमारी जो मृदा है, उसका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव इसका देखने को मिला है जी। साथ साथ क्या है कि ज़्यादा दोहन करने से हमारे जो मिट्टी में जो पोषक तत्व जो हैं वो उनका भी दोहन ज्यादा हुआ, तो उनकी भी कमी हमको अभी नजर आ रही है। हम जब मिट्टी की जांच कराते हैं तो पता लगता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बहुत कमी होने जा रही है। तो इस तरह से कुछ प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई हैं, और इसमें स्पेशली जो कार्बनिक पदार्थ जो होता है, ऑर्गेनिक कार्बन जो होता है वो कम हो रहा है। तो जब ऑर्गेनिक कार्बन कम हो जाता है तो हमारी सोइल की जो हालत है वो खराब हो जाती है। तो हमको किसी भी रूप में हमको ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ावा देना होता है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जैसे कि आप बता रहे थे कि जैविक खेती अभी एक नया नहीं है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको अपनाने में किसान भाई थोड़ा सा हिचकिचाते हैं जी। आप जैसे बोले कि आपने कहा कि भाई वो कहते हैं कि इसमें प्रोडक्शन कम हो जाता है जी। देखिए, जैविक खेती करने से प्रोडक्शन की कमी होने की कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जो आज की डेट में हम लोग जो रासायनिक खेती करते हैं उससे कहीं थोड़ा सा कम होता है, लेकिन वो शुरुआती दौर में होता है। आफ्टर 3 years यानी 3-4 साल के बाद आपका जो लेवल है वो उसी लेवल पर आ सकता है। यानी कि निरंतर अगर आप टिके रहेंगे तो आप फायदे की तरफ जाएंगे, और जो रसायनों का जो प्रतिकूल प्रभाव है ना वो आपकी मृदा पर नहीं पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सही बात है कि आज की डेट में हमें जरूरत है ऐसी खेती की कि जिसमें हम कम से कम रसायनों का इस्तेमाल करें, और हमारा जो उत्पादन है वो भी कम ना हो, और उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो भी ना हो। जैसे कि आपने बताया कि हमारी जो मृदा है उसका स्वास्थ्य की बात करते हैं, हम हमारे जो पशुधन है उसके स्वास्थ्य की बात करते हैं, हम खुद ह्यूमन बीइंग की स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो अल्टीमेटली सब कुछ जो हम जो उगाते हैं वो फूड चेन में आता है, और अल्टीमेटली हमारे जो स्वास्थ्य जो है वो भी इससे बिगड़ता है जी। तो इसलिए हमें जैविक खेती की तरफ रुख करना
पड़ेगा। और काफी किसान भाइयों ने शुरुआत कर भी दी है, और इसमें हम निरंतर हमारी भारत सरकार या हमारे जो स्टेट राज्यों की सरकारें हैं वो भी निरंतर इसमें बढ़ावा दे रही हैं, और कई स्कीम्स हैं, कई योजनाएं वो ला रही हैं, और प्रमोशन की कई ज़्यादा उसमें इंसेंटिव दे रही हैं। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले से भी मतलब इस पे बहुत ज़्यादा, और हमारे जो वैज्ञानिक वर्ग है वो भी बहुत ज़्यादा फोकस है। और हम लोग अभी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए हम तरह तरह की वैरायटियाँ निकाल रहे हैं, और उनकी जो शस्य क्रिया हैं, अलग टाइप की शस्य क्रिया जो होती हैं, उनको भी हम अभी देख रहे हैं। तो अब पहला क्वेश्चन आपने ये पूछा कि भाई जैविक खेती आखिर है होती क्या एक्चुअली। तो जैविक खेती का मतलब ये होता है कि इसमें पहली बात तो कोई भी रासायनिक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है। हम जो भी इसमें इनपुट डालेंगे वो पूरा जैव पदार्थ होंगे, यानी कि उसमें ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होगा, और उसमें जितने भी हमारे जो फफूंदीनाशक होगा या खरपतवारनाशी होगा या कीटनाशी होगा वो पूरा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बेस होगा। जैसे कि नीम की खली है, नीम का ऑयल है ना, और नीम से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, और दूसरे प्लांट्स हैं जिनसे हम इस तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो उस तरह से हम लोग फफूंद का यानी कि जो हानिकारक कीट है या रोग है उनका हम इसमें रोकथाम कर सकते हैं। तो इस तरह से जैविक खेती का मतलब ये होगा कि हम कुछ भी चीज़ बाहर से लाएंगे तो वो पूरा ऑर्गेनिक होगा, यानी कि हम लोग जैसे यूरिया DAP न डाल करके उसमें हम फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योरिंग, ये ऐसी चीज़ करते हैं जिससे हम क्या है कि पोषक तत्वों का प्रबंधन हम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब इसमें क्या, अच्छा फोन कॉल ले लेते हैं। आप कह रहे हैं कि हमें आलू की खेती करना है जी। अभी बिहार में से मैं बोल रहा हूँ, नालंदा डिस्ट्रिक्ट से, यहाँ न DAP मिल रहा है, न यूरिया, न मोटका खाद मिल रहा है, न पोटास मिल रहा है, तो आखिर मैं क्या चीज जैविक डालूं जिससे कि आलू रोपा जा सके। जी, आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल सही बात है, आजकल DAP और यूरिया का इस्तेमाल कम करो तो अच्छी बात है जी, क्योंकि हमने आपको पहले बताया था कि इनके हमारे जो प्रतिकूल प्रभाव हमारे जमीन पे देखने को मिलते हैं। तो मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि अगर आप आलू खेती कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि गोबर खाद अगर आप पास अवेलेबल है तो आप उसका इस्तेमाल करिए, और जो इसकी जो मात्रा होती है वो करीब 15 से लेकर 20 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप डालेंगे, और बुआई से कम 15-20 दिन पहले डालेंगे, जिससे क्या, और ये भी उसमें होना चाहिए कि हमारी जो गोबर की खाद है वो अच्छी सड़ी गली होनी चाहिए, बिल्कुल कच्ची नहीं होनी चाहिए, जिससे दीमक की समस्या ना आ जाए, दीमक की समस्या ना हो, और तुरंत उसका जो तो पोषक तत्व का जो उसमें निस्तारण होता है ना वो जल्दी होता है। तो आप बिल्कुल सड़ी हुई गोबर खाद डालें और उसको अच्छे से मिट्टी में मिला दें, ये भी एक तरीका है। दूसरा क्या है कि आपका अगर आपके पास कंपोस्ट अवेलेबल है, जैसे आजकल कई तरह कंपोस्ट अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और तीसरा जो वर्मिंग कंपोस्ट है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल वर्मिंग कंपोस्ट भी बहुत ज़्यादा हमारे किसान भाई पैदा कर रहे हैं और बेच भी रहे हैं। तो मैं किसान भाई को ये सलाह देना चाहूँगा कि आप यूरिया DAP को छोड़ करके और जो हमारे जैविक जो पदार्थ हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, जैसे उसमें मैंने बोला गोबर की खाद हो गई, आपकी कंपोस्ट हो गई, वर्मी कंपोस्ट हो गई, इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो आपका आलू का जो पैदा है वो अच्छा होगा, और इसका जो मार्केटिंग होगा वो भी आपको अच्छे दाम मिल जाएगा। डॉक्टर साहब यहाँ पर एक जो ये बात समझ में आती है, तो अगर ये जैविक जो खेती है उससे जुड़े हुई जो कड़ियाँ हैं ना आपस में, कि प्रोग्राम करते करते जहन में आ रहा है कि इससे जैविक खेती से आपको ना आय भी मिल रही है, लोग इससे जुड़ेंगे जिसमें जो वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं या वेस्ट का कुछ और बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आय भी सर्जित होगी और इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। बिल्कुल। तो ये मतलब डबल सोने पे सुहागा वाली बात होती है कि जैविक खेती से एक तो हमारा मनुष्य वर्ग जो है अच्छी सेहत की तरफ जा रहा है और कहीं ना कहीं लोगों को इससे आय भी हो रही है। इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि जैसे अब किसान भाई ने बोला कि मेरे को यूरिया नहीं मिल रहा है, DAP नहीं मिल रहा है, और उसकी कॉस्ट भी आजकल बहुत बढ़ गई है, तो ओवरऑल क्या है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत बढ़ गया है जी, जिससे क्या है कि किसान भाइयों को ये मुनाफा का सौदा नहीं हो रहा है जी। तो आपने सही कहा है कि अगर हम लोग यूरिया DAP न डाल करके और जो हमारे जहाँ फार्म पे अवेलेबल जो चीजें हैं अगर उनका इस्तेमाल करेंगे तो उससे किसानों को ही लाभ मिलेगा जी। जैसे अगर यूरिया खरीदेंगे तो किसानों को लाभ नहीं मिलेगा, DAP अगर खरीदेंगे तो किसानों को लाभ नहीं मिलेगा, वो सारा पैसा कहाँ जाएगा, कंपनियों को, बड़े बड़े लोगों को जाएगा। लेकिन अगर आपने वर्मी कंपोस्ट की यूनिट खोली है या क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट की कोई यूनिट खोली है या जो डिफरेंट काइंड की कंपोस्ट बनाती हैं, आजकल काफ़ी लोग बनाते हैं, किसान भी बनाते हैं, और गोबरी खाद भी उसका भी कई तरह से एनरिचमेंट करते हैं आजकल जी। अगर वो भी आप यूनिट खोलते हैं तो अल्टीमेटली किसान भाइयों को फायदा होगा। एक किसान भाई तैयार करेगा, दूसरा उसका खरीदेगा। बिल्कुल। तो यानी कि एक किसान भाई जो उसको पैदा कर रहा है उसको बेनिफिट होगा और जो उसको यूज कर रहा है उसको बेनिफिट होगा, और जब मार्केट में जाएगा आपका मटेरियल तो वो जो रसायन से प्रोडक्शन होगा उससे कहीं ज़्यादा मार्केट प्राइस पे उसको वो लेगा दूसरा आदमी, तो इसमें ट्रिपल फायदा हो गया। तो इस तरह से क्या है कि किसान भाइयों की कॉस्ट कम हो जाती है, कल्टीवेशन की जो लागत है वो कम हो जाती है, और जो आपका उत्पाद है वो भी अच्छी क्वालिटी का होता है। क्योंकि आजकल क्या है कि लोग क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं बजाय क्वांटिटी के। तो क्वांटिटी का मतलब ये होता है ना कि हमने यूरिया डाल दिया, DAP डाल दिया और हमने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर लिया, लेकिन उसमें टेस्ट नहीं है, वो हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं है। लेकिन आप क्वांटिटी भले कम ले लो लेकिन क्वालिटी हमें ज़्यादा चाहिए जी। तो अगर ऑर्गेनिक आप शस्य क्रिया करेंगे
तो उसमें डेफिनेटली आपको क्वालिटेटिव ज़्यादा पैरामीटर मिलेंगे और वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होगा और टेस्टी भी होगा। जी, तो डॉक्टर साहब जैसे हमारे कुछ किसान मित्र हैं वो अभी तक जैविक खेती नहीं कर रहे हैं या वो करना चाह रहे हैं, उन्होंने मन बनाया है कि वो भी जैविक खेती की तरफ रुख करेंगे, तो उन्हें किस तरीके से इसकी शुरुआत करनी चाहिए, खेतों की क्या तैयारी करनी चाहिए, या इसके लिए कोई किसी तरीके का प्रशिक्षण कहीं से मिलता है, प्रमाण पत्र भी होते हैं, तो वो उसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल सही बात है। किसान भाई के जहन में यही क्वेश्चन आता है कि मुझे क्या करना है। जी। तो पहला स्टेप तो ये होता है कि आपको रसायनों का इस्तेमाल बंद करना है। तो 3 साल का पीरियड होता है, इसे हम बोलते हैं कन्वर्जन पीरियड। अगर कोई किसान भाई आज की डेट में शुरू करता है, आज तक उसने जो भी केमिकल डाला होगा, जो भी रसायन डाला होगा, उसको उसके बाद ना डाले। तो 3 साल तक उसको केमिकल का इस्तेमाल करना होता नहीं है, ठीक है। उसके बाद ही आपका खेत कहा जाता है कि ये ऑर्गेनिक खेत अब बन रहा है। उसके बाद क्या होगा कि उसको जो इनपुट जो है वो पूरा ही बिल्कुल ऑर्गेनिक होना चाहिए, और जो आपका सीड है जी, जो आपका जो बीज है वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक प्रोडक्शन होना चाहिए उसका। यानी कि किसी ने यूरिया पैदा करके आपको सीड पैदा कर दिया तो उसको आप इस्तेमाल करेंगे, वो नहीं होना चाहिए। सर्टिफाइड बीज लेना चाहिए। सर्टिफाइड यानी कि जो किसान भाई ने ऑर्गेनिक से प्रोडक्शन किया होगा वही बीज का इस्तेमाल करना है। या किसान भाई आप खुद का बीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक स्टेप तो ये रहा। दूसरा क्या होता है, जब आपका 3 साल हो जाता है उसके बाद आप एक ले सकते हैं, प्रशिक्षण ले सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं इसकी। और ट्रेनिंग के लिए हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इंस्टीट्यूट खोला है, NCOF, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, गाजियाबाद में है जी। और उनके सेंटर्स हैं, पूरे इंडिया में 8 सेंटर हैं उनके जी। तो वहाँ पे किसान भाई जाके प्रशिक्षण ले सकते हैं कि हम कैसे शुरुआत करें, किस तरह से हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है जी, क्या क्या चीज़ हमको लेनी होती है जी। उसके बाद बात आती है कि आपको सर्टिफिकेशन मिलता है जी। तो सर्टिफिकेशन मिलने के लिए हमारा जो एपीडा जो है, यानी कि मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, उसमें एपीडा एक करके एजेंसी है, तो वो इस पर पूरा ध्यान रखती है। तो उसका एक प्रोग्राम है NPOP, नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। तो वो क्या है कि उसके जरिए किसान भाइयों को सर्टिफिकेट जारी करवाता है। यानी कि सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन और एक होता है PGS जी, पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम। तो ये जो मैं बता रहा था आपको, थर्ड पार्टी सिस्टम जो होता है ये क्या है कि थ्रू वर्ल्ड में चलता है ना। इसमें कई एजेंसी होती हैं और इसमें एक तरह से NPOP काम करता है जी। लेकिन जो PGS है वो सिर्फ डोमेस्टिक के लिए होता है। जो पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम है जो सिर्फ लोकल मार्केट के लिए या इंडिया के लिए इसको हम लागू कर सकते हैं। तो वो क्या है कि आपको अलग अलग लोगो देता है जी। शुरू में आपको मतलब थोड़ा सा अलग लोगो मिलेगा क्योंकि आपने शुरुआत की है जी। फिर बाद में आपको थोड़ा ग्रीन कलर का देगा लोगो। उससे ये होता है कि जिनका जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल सर्टिफाइड है और वो ऑर्गेनिक है बिल्कुल। फिर उसके बाद वो ब्लू कलर का आपको मिल जाएगा। तो वो लोगो आपको, ब्लू कलर का जो लोगो होगा उसको लगा के आप मार्केट कर सकते हैं। जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं तो हमें कई बार नहीं पता चलता कि दुकानदार जो है हमें प्रोडक्ट ऑर्गेनिक कहकर बेच देता है, लेकिन हम लोगों को मतलब नहीं पता चलता कि वो वाकई ऑर्गेनिक है या नहीं, और इस के एवज में वो हमसे ज्यादा पैसे ले लेता है। तो यानी कि ये सर्टिफिकेट देख करके अगर हम लेंगे बिल्कुल तो यानी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। कोई किसान का बारकोड लगा हुआ है, जैसे आजकल गूगल लेंस या किसी भी लेंस से हम उसको वेरीफाई रेक्टिफाई कर सकते हैं कि उसका नाम आ जाएगा और उसका कुछ भी जो GST नंबर जैसे होते हैं ऐसे कुछ नंबर भी आप मेरे से कुछ निकल कर आता होगा। या कोई भी उपभोक्ता भी आज की डेट में, जैसे मैं हूं या आप भी हैं, अगर आप जैविक कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं तो कम से कम आपको मन में तसल्ली तो ये होगी कम से कम हम ऑर्गेनिक खा रहे हैं। अगर थोड़ा सा कहीं महंगा भी है ना तो इंसान वो जैविक की तरफ जाएगा। तो जैविक की तरफ जाएगा तो हमारे किसानों को भी समझना होगा, अगर कहीं पर समय लग रहा है, जैसे आप बता रहे हैं कि 3 साल का पीरियड है कि जमीन को ठीक करने के लिए आपको 3 साल लगेंगे, तो कहीं ना कहीं अगर वो उस पीरियड में सर्वाइव कर जाए वो हमारा जो किसान है, तो आने वाले टाइम में उसको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि आदमी उसी पे जाएगा एक्चुअली में जी। तो डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया कि प्रशिक्षण होगा और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है, तो उसमें किसान का समय कितना जाता है, पैसा कितना लगता है? क्योंकि कई बार क्या है, इंसान ये भी सोचता है कि मैं जैविक खेती भी करूंगा 3 साल के लिए, मुझे मुनाफा भी नहीं होगा और प्रशिक्षण में मेरा पैसा भी चला जाएगा। देखो, ट्रेनिंग में कोई पैसा नहीं लगेगा क्योंकि ट्रेनिंग की जो योजना है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। मैंने बताया पहले आपको कि NCOF जो है हमारा गाजियाबाद में भी है, उसके 8 सेंटर है पूरे इंडिया में। तो किसान भाई वहां जाके प्रशिक्षण ले सकता है ऑर्गेनिक खेती कैसे की जाए और कैसे इनका सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इसमें क्या है कि इसमें सर्टिफिकेट एजेंसी कई है जी। उसमें क्या है कि 10 तो पब्लिक सेक्टर में है और 18 जो है ना वो प्राइवेट सेक्टर में है, यानी 28 एजेंसी हैं जो कि सर्टिफिकेट देती है। तो वो क्या करती है, एक्चुअली किसान भाइयों को जैसे ट्रेनिंग मिल गई है, फिर उनके जो खेत है उसकी जांच होती है जी। वो खेत की जांच होती है कि भाई ये पर्टिकुलर खेत जो है वो अभी ऑर्गेनिक कन्वर्जन हो चुका है इसका। तो उनको वो फिर वो मैं बताया 3 तरह का लोगो मिलता है, पहले स्टेप बाय स्टेप मिलता है।
तो जब किसान भाई को ये ट्रेनिंग मिल गई है, उन खेती का वो मौका मुआयना हो चुका है, मिट्टी की जांच हो चुकी है, तो उसके बाद ये पता लगता है कि इनका खेत ऑर्गेनिक है पूरा और इसमें ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है जी। उसके बाद करने के बाद क्या होता है, किसान भाई को लोगो मिल जाता है जी। जब वो प्रोडक्शन करता है तो वो जितने भी उसके बॉक्स होंगे उन सब पर उसका पर्टिकुलर लोगो लगेगा जी। उसका एक आईडी होगा जी, बारकोड टाइप होगा वो लगेगा और वो मार्केट में जाएगा तो उसका अलग से ही मतलब एक वो अलग से प्राइस होगा। तो जैसे कि प्रोडक्शन अगर कम भी हो ना ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो लेकिन आपका बेनिफिट तो ज्यादा हो रहा है। फॉर एग्जांपल कोई कमोडिटी है जी, जैसे एक्स कोई कमोडिटी है जी, उसकी प्राइस जनरल मार्केट में 50 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से है, लेकिन अगर वही कमोडिटी अगर आपकी ऑर्गेनिक जैविक खेती से की है आपने तो आपको उसके 4-5 गुना ज्यादा दाम मिल सकता है और वो मिलता है। डिमांड हाई डिमांड है, आजकल लोग ऑर्गेनिक की तरफ बहुत भाग रहे हैं। मैं गाँव की तो नहीं कह सकता हूँ लेकिन शहरों में लोग जो 10 गुना भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि उनको बिल्कुल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिलना चाहिए क्योंकि नाउ पीपल आर कंसर्निंग मोर अबाउट हेल्थ। नहीं डॉक्टर साहब, ये इसमें जैविक खेती में देखिए ना कि आजकल लोग भी बड़े उजागर हो गए हैं। आप किचन गार्डनिंग का जो शौक रखने वाले लोग हैं जो वो भी जैविक खेती कहीं ना कहीं स्टेयर पे या अपनी छतों पे भी उगाते हैं अपने लिए भी उगाते हैं, कई बार तो लास्ट स्केल पे भी लोग उसको बेच रहे हैं। यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर ही पैदा होता है डॉक्टर साहब कि बेचने के लिए सरकार कौन सा प्लेटफॉर्म देगी, क्योंकि आज मीडिया तंत्र है, जब तक आप किसी को बताएंगे नहीं तो हमारा प्रोडक्ट कैसे बिकेगा, इसमें सरकार की भूमिका क्या है? देखिए वैसे तो मैंने आपको पहले बताया कि भाई कई प्रकार की योजना चल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ऐसी बात नहीं है। और मार्केटिंग एक थोड़ा सा चैलेंज है अभी कि हर जगह एक्चुअली प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, पूरी ऐसी बात नहीं है, लेकिन जनरली हमारे जो मार्केट्स हैं वो ओपन मार्केट हैं। तो उसमें अगर जैसे किसान भाई संगठन बना लेंगे, ग्रुप बना लेंगे सपोज, तो ग्रुप वाले जो प्रोडक्ट है ना उनका प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा सकता है। जैसे कई एजेंसियां हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, कई ऐसे कॉर्पोरेशन हैं वो उनमें हेल्प करेंगे कि आपका इतना प्रोडक्ट आ रहा है और ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ग्रुप में अगर जाएगा मेटेरियल डेफिनेटली उसमें गवर्नमेंट भी ध्यान देगी, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, तो दोनों का ही इसमें भागीदारी होती है। हाँ, कई बार डॉक्टर साहब हम लोग देखते हैं कि पूसा में जाते हैं तो जो मेले लगते हैं उसमें भी बहुत सारे हम उनको इनवाइट करते हैं कि आप आइए अपना प्रोडक्ट दिखाइए और लोगों को दिखा के बेचिए। जब तक आप दिखाएंगे नहीं, हम बताएंगे नहीं तो प्रोडक्ट कैसे बिकेगा? तो काफी ब्रांडेड है अभी आजकल, तो काफी ब्रांडेड है। हमारे कई ऐसे फार्मर्स हैं जो पूसा से ट्रेनिंग लेके गए हैं। डॉक्टर साहब एक श्रोता हमारे पास टेलीफोन लाइन पर है, पहले उनसे सवाल पूछ लेते हैं। हेलो, मूली की खेती कैसे करें और संस्थान पूसा का टोल फ्री नंबर कैसे जाने? आप मूली खाना चाहते हैं ना? तो अभी जैसे हमारे अश्विनी जी बात कर रहे थे किचन गार्डनिंग की, तो इसका बड़ा रुझान है किसानों में। और किसान क्या आजकल तो हमारे जो शहरों में लोग रहते हैं वो भी मतलब टेरेस गार्डनिंग करते हैं, तो बैकयार्ड गार्डनिंग करते हैं, वो कर सकते हैं। तो इन्होंने पूछा बच्चे ने कि मूली उगानी है, तो देखो सबसे पहली बात तो है कि आपको जो मिट्टी है वो आपकी ऑर्गेनिक होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, क्योंकि आजकल मिलता है, पैकेट मिलता है, तो वो भी किसान पैदा करते हैं, उनका ग्रुप पैदा करते हैं। डॉक्टर साहब वही रोजगार जनरेट हो रहा है। तो वर्मी कंपोस्ट को आप लीजिए, आपको पूसा से मिल सकता है वर्मी कंपोस्ट, आप और जगह से मिल सकता है। और जैसे ही आप ले जाएंगे तो आप गमले में लगा सकते हैं या ट्रे भी आते हैं आजकल, ट्रे में लगा सकते हैं, टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं। और बैकयार्ड अगर ग्राउंड फ्लोर आपका है तो आप बैकयार्ड भी कर सकते हैं, फ्रंट में भी कर सकते हैं। तो टेरेस में ये जो आपका ट्रे है ना, ट्रे सिस्टम, ये बढ़िया है क्योंकि इसकी जो डेप्थ है कम से कम आपकी इसमें जो मिट्टी की डेप्थ होनी चाहिए वो होती है 20 सेंटीमीटर। तो मूली लंबी भी हो सकती है, मूली छोटी भी हो सकती है, लेकिन 20 सेंटीमीटर का कम से कम आपका प्रोफाइल होना चाहिए मिट्टी का। तो उसमें अच्छी क्वालिटी की जो मूली आप लगाएंगे, जैसे पूसा की काफी वैरायटी है और भी अवेलेबल है, कई संस्थान ने डेवलप किए हैं। तो लेकिन अच्छी किस्म की आप वैरायटी लीजिए, मूली का बीज लीजिए और उसको आप ग्रो करिए और उसमें पूरा ऑर्गेनिकली पूरा मेटेरियल, और जो उसमें पानी हम डालेंगे वो भी ऐसा नहीं है कि कोई खराब पानी डालना है, उसमें पानी भी अच्छा डालना है। ये नहीं कि गार्बेज का पानी डालना है जैसे किचन का वो होता है, ऐसा नहीं। उसमें प्योर मतलब वाटर होना चाहिए, हैवी मेटल नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाएगा। तो अच्छी क्वालिटी का वाटर होना चाहिए, सैलाइन नहीं होना चाहिए, उसका पीएच लगभग 7 से लेके 7.5 तक होना चाहिए। तो वो पानी डालेंगे और खाद लेंगे तो आपकी मूली अच्छी होगी। तो इस तरह से आप अपना मूली का मजा ले सकते हैं घर पे ही। जी, तो डॉक्टर साहब ये तो बात हुई मूली की, लेकिन जैविक खेती में हम कौन कौन सी फसल है जो ले सकते हैं आसानी से हमारे किसान भाई? जी, तो उनके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल सही क्वेश्चन कहा आपने, क्योंकि देखो हमारा देश आज की डेट में जनसंख्या में सबसे नंबर 1 हो गया है जी। और हमको पता है कि हमारा कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, आने वाले भविष्य में कितना हमको खाद्यान्न उत्पादन करना है। तो देखो
हमको सब कुछ देखना पड़ता है। लेकिन अब ऑर्गेनिक फार्मिंग है कि पूरी जगह हम लागू इसको कर नहीं सकते हैं। फॉर एग्जांपल राइस व्हीट बेल्ट जो हमारी जो इंडोगेन बेल्ट है, ये काफ़ी प्रोडक्टिव बेल्ट है और ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन यहीं से होता है। लेकिन शुरुआत हम कर सकते हैं, जैसे हमारी जो वेजिटेबल्स हैं, हमारे जो फ्रूट्स हैं, हमारी जो दालें हैं, क्योंकि दालें डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं हम लोग, दालें हैं इनका आप इस्तेमाल करते हैं, तो इनमें आप ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर सकते हैं। और इस तरह से जैसे आपका जो ऑयल सीड है, तेल वाली फसलें हैं, उनमें आप बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है, मैंने खुद ने एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो इनमें इनका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जैसे राजस्थान में काफ़ी एरिया है जहाँ पर लोग रसायन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और जैसे बीकानेरी भुजिया है जो कि मोठ बीन से बनती है, तो मोठ बीन टोटली मतलब बिल्कुल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, वहाँ कोई भी रसायन इस्तेमाल, तो आप देखो उसका टेस्ट कितना बढ़िया टेस्ट होता है। तो ऐसे अगर और फसलों में अगर आप ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो उनका टेस्ट भी इतना अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एक इसमें कॉन्सेप्ट होता है कि हमारी मिट्टी में जितने फ्लेवर होंगे ना, तो फ्लेवर कब होंगे जब उसको हम छेड़ेंगे नहीं, उसमें ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर वो मिट्टी बिल्कुल ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, तो उस मिट्टी में ज़्यादा फ्लेवर होंगे। अगर उसमें कोई भी क्रॉप हम उगाएंगे तो उस क्रॉप में जो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्ट होगा, उसका उत्पाद होगा, उसमें उतने ही फ्लेवर आएंगे। जब ज़्यादा फ्लेवर होंगे तो उसका टेस्ट भी आपको ज़्यादा मिलेगा। डॉक्टर साहब, जो हम खेती की बात कर रहे हैं, देखिए अब पूरे का पूरा एक चक्र है ये, जी है ना, ये चक्र, ये जिसमें हमारा पशुधन भी आ गया, हमारी खेती भी आ गई, हम खुद भी उसमें उस चक्कर में आ गए कि अब हमें समय आ गया है कि कहीं ना कहीं उस दिशा में वापस लौटें, क्योंकि लगातार जो हम दोहन करते चले जाए हैं, मनुष्य जाति में, पशुओं में, फसल में, मृदा में जो दोहन हो रहा है ना, तो आने वाले टाइम में लग रहा है कि अगर ये इसी प्रकार से दोहन चलता रहा तो कहीं ना कहीं हम नीरसता की तरफ चले जाएंगे। तो कोई ना कोई तो शुरुआत डॉक्टर साहब करनी पड़ेगी ना। आज मान लीजिए हमें तकलीफ हो रही है या मुनाफा कम हो रहा है कहीं ना कहीं, तो हम आज से शुरू करें ना। तो ये पहले भी तो हम लोग जो प्रगति खेती करते थे, ठीक है, मान लिया कि जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, लगातार हमें उन्नत किस्मों की भी जरूरत पड़ रही है कहीं ना कहीं, तो उन्नत किस्मों को भी मोड़ के कहीं ना कहीं जैविक खेती की तरफ लाएं, तो आज से अगर शुरुआत करेंगे तो कल कहीं ना कहीं हम लोग पहुंचेंगे। डॉक्टर साहब बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जो ये है ना हमारे जो किस्में हैं, इसमें जैसे गेहूं की है, चावल की है, हमारा जो लेवल तो हमने प्राप्त कर लिया है, लेकिन अब हमें क्या करना होगा, इसी लेवल को मेंटेन करने के लिए रासायनों को हटा करके और हमें जैविक तरफ भागना होगा। और जैविक तरफ जाएंगे ना तो उस समय क्या है कि हमारे पास यील्डिंग तो वैरायटी अच्छी है, बस उनको प्रोडक्शन लेवल को मतलब बरकरार रखना है, मेंटेन करना है। जी। तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो रासायनों का इस्तेमाल बंद करें किसान भाई, और मतलब एकदम नहीं करें, धीरे करें, 50%, 25%, तो 3-4 साल में वो मतलब रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। मतलब कि अगर बहुत बुरा है तो कहीं ना कहीं उसका हाफ फुट पर अगर हम ले आए उसको, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पे भी अच्छा प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल जी। डॉक्टर समरत लाल मीणा, आप स्टूडियो में आए, हमारे इतने सारे सवालों का जवाब दिए, इतने सारे भ्रम थे जो आपने आज तोड़ दिए, हमारे श्रोताओं के सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। और साथियों, इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम किसान की बात का समय यहीं पर पूरा होता है। तो मुझे कोमल और मुझे अश्विनी कुमार रायपुरिया को और इस कार्यक्रम के परिचयकर्ता थे शिवनंदन लाल, हम सभी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।